Okay. So in this class, we will be studying about the heterotrophic forms of nutrition. So when we talk about heterotrophic form of nutrition, we already talked about the autotrophic form of nutrition. तो अब हम जो बात करेंगे, we'll be talking about the heterotrophic form of nutrition. So heterotrophic form of nutrition की जब हम बात करते हैं, तो इसके अंदर मेजरली हमारे पास तीन कैटेगरीज आती हैं, विच आर सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन या सैप्रोट्रॉफिक भी बोलते हैं इसको, देन वी कॉल एज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, और उसके बाद आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन. सो सैप्रोफाइटिक, और इसको इसको कुछ बुक्स में ये भी लिखा होगा सैप्रोट्रोफिक. सो सैप्रोफाइटिक और सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन कौन सा होता है? सैप्रोफाइटिक या सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन वो होता है जहां पर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड डिकेइंग मैटर. सो जो डेड प्लांट्स हैं, डेड एनिमल्स हैं, डिकेइंग मैटर है, वेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल है, उसके ऊपर ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, और उसके ऊपर ग्रो करके डेड और डिकेइंग मैटर से अपनी न्यूट्रिशन को डिराइव करते हैं. राइट? एग्जांपल जैसे फंजाई, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, ये सारे जो है दे आर सैप्रोफाइटिक इन सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का फॉलो करते हैं ये. देन वी हैव इज पैरासाइटिक फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन. पैरासाइटिक के अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? पैरासाइटिक के अंदर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करते हैं. तो जो जिसके ऊपर वो फीड करेंगे दैट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज ए होस्ट ऑर्गेनिज्म. और ये ऑर्गेनिज्म जिसके ऊपर जो ऑर्गेनिज्म दूसरे पे फीड करता है उसको हम कहते हैं पैरासाइट. सो द पैरासाइट ऑलवेज फीड्स ऑन द होस्ट, और वो होस्ट को नुकसान करेगा इस केस में. करेक्ट? यहां तक समझ आया बेटा? यस सर. सो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, व्हाट दे आर डूइंग इज दे ग्रो ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म. So these are all organisms which feed on the other organisms, which they grow on other organism. और उसके बाद वो एक मिनट बेटा. So these organisms which feed on other organism, other living organism without killing it, इनको हम कहते हैं parasites. तो इसकी एग्जांपल क्या होगी? जैसे कसकटा हो गया, तो ये प्लांट पैरासाइट है. तो कसकटा जो होता है इट फीड्स ऑन दी अदर प्लांट्स. दूसरे प्लांट्स के ना दूसरे प्लांट्स के फ्लोएम के अंदर वो अपने क्या कहते हैं, अपने एक ट्यूब्स डाल देता है, और वहां से वो न्यूट्रिशन, हॉस्टोरिया जिसे कहते हैं, उनसे वहां से वो न्यूट्रिशन डिराइव करता है. सो दिस इज अ प्लांट पैरासाइट. कसकटा इज अ प्लांट पैरासाइट, ये दूसरे प्लांट से न्यूट्रिशन डिराइव करता है अपनी. देन प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम जो है ये भी हम ह्यूमंस में पैरासाइट है, ये हमारे आरबीसी के अंदर रहता है. और प्लाज्मोडियम क्या कॉज करता है? इट कॉजेज मलेरिया. करेक्ट? और इसका वेक्टर कौन होता है? मस्किटो. मस्किटो जो है इज अ वेक्टर जो कि ट्रांसमिट करता है डिजीज कॉल्ड एज मलेरिया, और इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है? प्लाज्मोडियम. सो प्लाज्मोडियम इज अ पैरासाइट विच इज लिविंग इन आवर आरबीसी, हमारे रेड ब्लड सेल्स में वो रहता है. ठीक? जैसे राउंड वर्म्स हो गए ना, राउंड वर्म्स भी पैरासाइट होते हैं. तो राउंड वर्म्स जो होते हैं ये हमारी इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं. अगर हम बाहर से अनहाइजीनिक कंडीशंस में बना हुआ खाना खाते हैं, ओपन फूड खाते हैं जो पे अनहाइजीनिक कंडीशंस में होता है, तो वहां से हमारे अंदर राउंड वर्म्स के एग चले जाएंगे, और वो एग हमारे अंदर जाके हैच करते हैं, और हमारे अंदर राउंड वर्म्स को ग्रो करने लग जाते हैं. सो राउंड वर्म्स आर आल्सो पैरासाइट. सो सम पैरासाइट्स जो होते हैं, कुछ पैरासाइट होस्ट के अंदर रहते हैं. सो जो होस्ट के अंदर रहते हैं उनको हम कहते हैं इंटरसेलुलर पैरासाइट. कुछ बाहर रहते हैं उनको हम एक्स्ट्रा सेलुलर कहते हैं. सो सम पैरासाइट्स आर एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो इंट्रासेलुलर होते हैं. मतलब इंट्रासेलुलर मतलब जो होस्ट के अंदर रहते हैं, और एक्स्ट्रा मतलब वो होस्ट के बाहर रहते हैं. तो दीज आर राउंड वर्म्स. देन होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर क्या आएगा? होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर आएगा वो ऑर्गेनिज्म जो सॉलिड फूड, कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं. सो सम ऑर्गेनिज्म व्हिच टेक इन सॉलिड कॉम्प्लेक्स फूड, उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर बोलेंगे. जैसे एग्जांपल इज अमीबा हो गया. अमीबा एंडोसाइटोसिस करता है ना, उसके अंदर वो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल को इनगल्फ करता है. देन वी हैव फिश हो गया, लायन हो गया, मैन हो गया, ये सारे होलोजोइक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को खाते हैं, और फिर वो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स इनके अंदर ब्रेक डाउन किए जाते हैं. सो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें, तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में तीन टाइप की न्यूट्रिशन आती है. पहले हर्बीवोर्स, देन वी हैव कार्निवोर्स, एंड देन वी हैव ओमनिवोर्स.
सो हर्बीवोर, कार्निवोर एंड ओमनीवोर, इन तीन अलग अलग कैटेगरीज में हम एनिमल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं जो हेटरोट्रॉफिक एनिमल्स होते हैं। तो जो हर्बीवोर्स होते हैं ये वो एनिमल्स होते हैं जो अपना बेसिकली जिनकी डाइट जो होती है इट कंसिस्ट ऑफ मोस्टली ओनली प्लांट्स। तो ये सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, तो जैसे काऊ हो गई, गोट हो गई, डियर हो गया, ये सारे जो है ये हर्बीवोर्स हैं। देन वी हैव कार्निवोर्स, कार्निवोर वो एनिमल्स होते हैं जो कि दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, तो ये दूसरे एनिमल्स को खा रहे हैं, करेक्ट। देन वी हैव ओमनीवोर्स जो कि दोनों चीजें खाते हैं, जो प्लांट्स और एनिमल दोनों पे फीड कर सकते हैं। सो इनकी फिजियोलॉजी ऐसी, तो कौन डिसाइड करता है, कैसे डिसाइड होता है कि कोई कार्निवोर है या हर्बीवोर है? वो ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजी से डिसाइड होता है। जैसे देखो जो कार्निवोर होते हैं, आप कैसे पहचानोगे कि कोई एनिमल कार्निवोर है? जो भी कार्निवोर एनिमल्स होते हैं अगर आप उन्हें ध्यान से देखो तो उनके कैनाइंस बड़े लंबे लंबे होते हैं, राइट, यस और नो? यस सर। लेकिन जो हर्बीवोर्स होते हैं उनके इंसाइजर्स लंबे होते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन देयर फूड हैबिट, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उस तरह से इवॉल्व हुए हैं, उन्होंने अपना अपना फिजियोलॉजी चेंज किया है, उनका एनाटॉमी चेंज हो जाता है। एनाटॉमी मतलब उनका जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, इंटरनल फिजियोलॉजी है, वो सारी चेंज हो जाती है, ठीक। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ह्यूमंस ह्यूमंस जो है वी आर ओमनीवोर, हम दोनों चीजें खा सकते हैं क्योंकि हमारी जो एनाटॉमी है, हमारी जो फिजियोलॉजी है, वो दोनों चीजें खाने के लिए सूटेड है। हम लोग गाजर, घिया, तोरी भी खा सकते हैं, करेक्ट, भी वेजिटेबल्स भी खा सकते हैं, एंड भी हम नॉन वेज मटेरियल भी खा सकते हैं। तो हमारी बॉडी दोनों चीज़ों को पचा सकती है, दोनों चीज़ों को डाइजेस्ट कर सकती है। यहाँ तक समझ आ गया? यस सर। नाउ वी टॉक अबाउट न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। सो जब हम अपने ह्यूमन बींग्स के अंदर न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो मेन हमने स्टडी करना है ह्यूमन बींग्स के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है। ह्यूमन बींग्स का जो न्यूट्रिशन होता है उसके अंदर मेजरली, बिकॉज हमारा न्यूट्रिशन जो है वो होलोजाइक टाइप का है, सो हम कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स अंदर लेते हैं। तो उन कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को हमें तोड़ना पड़ेगा इनटू स्मॉलर सिंपल अब्जॉर्बेबल फॉर्म। याद है जब हमने न्यूट्रिशन की बात करी थी, तो न्यूट्रिशन के अंदर हमने बात करी थी, डाइजेशन की बात करी थी, तो डाइजेशन के अंदर हमने बोला था कि कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करना है किसके अंदर, इनटू सिंपल अब्जॉर्बेबल फॉर्म। मतलब सिंपल फॉर्म में जो कि अब्जॉर्ब हो सके, उस फॉर्म में जो सेल अब्जॉर्ब करे, उस फॉर्म में हमें फूड को ब्रेक डाउन करना है, उसको हम डाइजेशन कहते हैं। तो ये जो पूरा डाइजेशन का जो काम चलता है ह्यूमंस के अंदर, दिस इज टेकन अप बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम। और जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसका मेन काम यही है, टू ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल इनटू सिंपल अब्जॉर्बेबल फॉर्म, ताकि उन मॉलिक्यूल से हम एनर्जी रिलीज कर सकें। और जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसके मेजरली दो पार्ट्स होते हैं, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू मेजरली टू पार्ट्स। वन इज द एलिमेंट्री कैनाल एंड अदर इज द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। सो व्हाट इज एन एलिमेंट्री कैनाल? एलिमेंट्री कैनाल एक्चुअली एक पैसेज है, एक पाथवे है जिसके थ्रू फूड हमारा पास करता है। सो एलिमेंट्री कैनाल शुरुआत कहाँ से होगी एलिमेंट्री कैनाल की? माउथ से। फिर माउथ से फूड जाएगा कहाँ पे? ईसोफेगस में। ईसोफेगस से कहाँ जाएगा? स्टमक में। स्टमक से कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन से कहाँ जाएगा? रेक्टम में। और फाइनली एनस के थ्रू उसे बाहर फेंक दिया जाएगा जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा। सो दिस पैसेज, जिस रास्ते के थ्रू हमारा फूड पूरा हमारी बॉडी में से क्रॉस करता है उसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। और जैसे जैसे फूड हमारी इस एलिमेंट्री कैनाल में से क्रॉस करता रहता है उसको ब्रेक डाउन करते रहते हैं और उसके लार्जर मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करते रहते हैं। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। यस सर। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल्स को हमें तोड़ना है, ये जो मॉलिक्यूल्स को हमें ब्रेक डाउन करना है, आप ब्रेक डाउन कैसे करोगे? एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू तो फूड मॉलिक्यूल जा रहे हैं, लेकिन आप उसे ब्रेक डाउन कैसे करोगे? उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी एंजाइम्स की। उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है एंजाइम्स की। और व्हाट आर एंजाइम्स? एंजाइम्स जो होते हैं दे आर आल्सो कॉल्ड एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। दे आर आल्सो कॉल्ड एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। मतलब ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर तोड़ देते हैं। तो ये एंजाइम्स कौन प्रोड्यूस करता है? दीज एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय डाइजेस्टिव ग्लैंड्स।
सो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इट इज मेड अप ऑफ टू मेजर पार्ट्स। एक है हमारी एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा है हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एंड व्हाट अबाउट आवर डाइजेस्टिव ग्लैंड, हमारे पास कौन कौन से डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं? तो ये तो हमने एलिमेंट्री कैनाल की बात कर ली थी, माउथ, फेरिंक्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड देन फाइनली एनस के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट बाहर चला जाता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन से होते हैं? जैसे माउथ के अंदर होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, फिर लिवर हो गया हमारा, पैनक्रियाज हो गए, फिर इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, सब म्यूकोसल ग्लैंड्स होते हैं। तो ये सारे जो हैं दीज आर ऑल माय डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो कि ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं फूड को। यहाँ तक क्लियर है? आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर डाइजेशन का, डाइजेस्टिव सिस्टम। Yes, sir. तो अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो ह्यूमंस का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कहाँ से शुरू होता है? वो शुरू होता है माउथ से। तो जो माउथ है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बक्कल कैविटी भी बोलते हैं। तो व्हाट इज बक्कल कैविटी? बक्कल कैविटी इज बेसिकली द ओपनिंग जहाँ पे आप फूड को इंटरनलाइज करते हो, जहाँ पर इंजेशन होता है। सो दिस इज बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के बाद फूड जो होता है इट इज लेड इनटू अ लॉन्ग ट्यूब जिसको क्या बोलता है? ईसोफेगस। और ये ईसोफेगस क्या करता है? ईसोफेगस का मेन काम ये होता है, ईसोफेगस के अंदर कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। ईसोफेगस का मेन काम होता है फूड को माउथ से स्टमक तक लेके जाना। फूड को माउथ से स्टमक तक लेके जाना इज द ईसोफेगस का मेन काम। और फिर स्टमक के अंदर जो डाइजेशन होगा उसके बाद फूड कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी और फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा एंड देन इवेंचुअली वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बाहर रिमूव कर दिया जाएगा। दीज आर सम ग्लैंड्स। जैसे टंग हो गया जो हमारे माउथ में होता है, मैस्टिकेशन में काम आता है। गॉल ब्लैडर होता है जो बाइल को स्टोर करता है। देन वी हैव बाइल डक्ट, लिवर, पैनक्रियाज। तो ये सारे, अपेंडिक्स इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये सारे जो है हमारे डाइजेशन का पाथवे है। ठीक है, आई होप ये यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया। सो अब हम व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज कि ह्यूमंस के अंदर जो स्टेप्स होते हैं न्यूट्रिशन के किस तरह होते हैं और जो फूड हम ले रहे हैं हाउ इज इट ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल अब्जॉर्बेबल फॉर्म्स। सो देयर आर वेरियस स्टेप्स इन होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होते हैं। सो व्हाट आर वी गोइंग टू टॉक अबाउट आर डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स व्हिच हैपन इन होलोजोइक न्यूट्रिशन। So the first step that happens in holozoic nutrition is ingestion. You need to take in food. So आप food अपने अंदर लेते हो। तो जो फूड खाते हो, लेते हो, that is called as ingestion. Okay? और इंजेक्शन इज टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज नोन एज इंजेक्शन। तो आप बर्गर खाते हो, एप्पल खा रहे हो, फ्रेंच फ्राइज खा रहे हो, सो दैट मैकेनिज्म, दैट प्रोसेस ऑफ ईटिंग इज कॉल्ड एज इंजेक्शन। ठीक। देन सेकंड स्टेप इज डाइजेशन। वंस आपने इंजेस्ट कर लिया, फूड को बॉडी के अंदर डाल दिया, अब वो फूड वैसे का वैसा तो नहीं रह सकता बॉडी में। आपने एक बड़ा सा बर्गर खाया तो बड़ा बर्गर वैसे का वैसे तो नहीं रहेगा ना पेट में। इट हैज टू बी ब्रोकन डाउन क्योंकि आपका मेन एम क्या है? उससे एनर्जी निकालना है। तो जब आपको उससे एनर्जी निकालनी होगी तो क्या करना पड़ेगा? उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, उसकी डाइजेशन करनी पड़ेगी। सो डाइजेशन इज कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स। जो बर्गर के अंदर कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल हैं जैसे चीज है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इतने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, उनको ब्रेक डाउन किया जाता है सिंपल अब्जॉर्बेबल फॉर्म्स में जो कि आपके सेल्स अब्जॉर्ब कर पाए। आपके सेल्स ब्रेड को डायरेक्टली अब्जॉर्ब तो नहीं कर सकते ना कि ब्रेड सेल सोचे मैं ब्रेड तो सारा ही खा लेता हूँ, ऐसा तो नहीं खा सकता सेल। वो ब्रेड को, ब्रेड के अंदर जो स्टार्च है, जो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, उनको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा सिंपल ग्लूकोज के अंदर। और सेल जो है वो फिर ग्लूकोज को ऑब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है। देन वी हैव इज अब्जॉर्प्शन। एक बार डाइजेशन हो जाएगा, जब आपके स्टमक के अंदर या इंटेस्टाइन के अंदर या एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर दिया गया, देन व्हाट इज हैपन इज देन दैट इज अब्जॉर्ब। अब ना व्हाट इज अब्जॉर्प्शन? अब्जॉर्प्शन इज जो सिंपल मॉलिक्यूल्स बनते हैं उनको आपके ब्लड स्ट्रीम में लेके जाना पड़ेगा। तो सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको ब्लड स्ट्रीम में जब लेके जाते हैं दैट इज कॉल्ड एज अब्जॉर्प्शन। राइट। अब वो ब्लड में चले गए। नाउ ब्लड में जाने के बाद अब कहाँ जाएंगे? नाउ दैट ब्लड विल टेक दोज न्यूट्रिएंट्स टू योर सेल्स, क्योंकि अल्टीमेटली आपके न्यूट्रिएंट कहाँ जाने चाहिए? फाइनली अल्टीमेटली आपके न्यूट्रिएंट्स को कहाँ जाना है? दे नीड टू गो इनटू द सेल्स। सेल्स ही तो यूज करेंगे ना न्यूट्रिएंट्स को। तो ब्लड कहाँ लेके जाएगा? ब्लड उनको लेके जाएगा सेल्स के अंदर। एंड दैट प्रोसेस जहाँ पर सेल्स जो होते हैं ब्लड में से न्यूट्रिएंट्स को निकाल के यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज असिमिलेशन।
तो बॉडी के सेल्स जो होते हैं वो ब्लड में से न्यूट्रिएंट्स को निकाल के अपने आप उसको यूज करते हैं, उसकी एनर्जी यूज करते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज असिमिलेशन। एंड फाइनली क्या होगा, जब आपका सारा एनर्जी यूज हो गया, सब कुछ हो गया, अब जो बाकी के फूड बचा, जो आपने फूड खाया था उसमें से न्यूट्रिएंट्स निकाल लिए गए, सब कुछ हो गया, तो जो बाकी वेस्ट प्रोडक्ट बचता है दैट अब उसको हटाना भी पड़ेगा। यू नीड टू गेट रिड ऑफ योर वेस्ट प्रोडक्ट्स आल्सो, राइट? सो जो द मैकेनिज्म जिससे हम अपनी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर फेंकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इजेशन। सो अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, दिस इज कॉल्ड एज इजेशन। यहां तक समझ आ गया? क्लियर है ये? Yes, sir. Right? Okay. Now let us talk about these steps one by one. So सबसे पहले जैसे हमने जब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करी थी, so we talked about mouth, the buccal cavity. So अगर हम माउथ की बात करें, हम our mouth या जिसको हम बक्कल कैविटी कहते हैं, it is composed of the following parts. कि माउथ के अंदर क्या क्या होता है? So if I talk about mouth, माउथ के अंदर क्या क्या है? माउथ के अंदर है पहले टीथ, we have tongue, and we have salivary glands. Yes or no? Yes, Right? sir. Yes, sir. So what do अब इनका सबका काम क्या है? माउथ के अंदर टीथ हो गया, टंग हो गया, सलाइवरी ग्लैंड हो गया, इनका काम क्या है? तो सबसे पहले समझते हैं टीथ का काम क्या है। टीथ जो होते हैं ये बड़े बड़े फूड को, जो फूड बाइट करते हैं, तो ये फूड के बड़े पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। फूड पार्टिकल्स को दे कन्वर्ट इनटू वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। व्हाई? What is the purpose of converting large food particles into small food particles? ऐसी डाइजेशन करो लो। Sir, digestion को easy करने के लिए। Why to make digestion easy? How does it make digestion easy? सर छोटे हो जाते हैं, मतलब स्मॉल पार्ट्स में हो जाते हैं तो इजी हो जाता है। Because the small particles will lead to a large surface area. तो जब पार्टिकल छोटे हो जाएंगे तब उनका सरफेस एरिया लार्ज हो जाएगा, जिसकी वजह से मेरी एंजाइम्स पे काम करने में आसानी रहेगी, मेरी एंजाइम्स को उन पे काम करने में आसानी रहेगी। करेक्ट? यहाँ तक समझ आया? एंड दिस, जहाँ पे लार्ज फूड पार्टिकल्स को छोटे छोटे फूड पार्टिकल में तोड़ा जाता है, दिस मैकेनिज्म, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फिजिकल डाइजेशन। इसको हम फिजिकल डाइजेशन भी बोलते हैं, या फिर इसको हम मैकेनिकल डाइजेशन भी बोलते हैं, क्योंकि मैकेनिकली हो रहा है ना ये। आपके टीथ उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ रहे हैं ना, तभी तो जो हमारे सियाने होते हैं, और जो दादी होती है, मम्मी होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो हमें कहते हैं कि खाने को बहुत बार चबा चबा के खाओ, खाने को धीरे धीरे खाओ, चबा चबा के खाओ। क्यों? क्योंकि जितना खाना आप चबाओगे उतने छोटे पार्टिकल्स बनेंगे उसके, और उतना ही एंजाइम्स उस पर एफिशिएंटली एक्ट कर पाएंगी। तो अगर बड़े बड़े पार्टिकल्स को स्वॉलो कर जाओगे तो उस पर एंजाइम्स अच्छे से एक्ट नहीं कर पाएंगी, तो आपकी डाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। करेक्ट? सो दैट इज वाई खाने को अच्छे से चबा के ही आपको स्वॉलो करना चाहिए, जल्दी जल्दी में नहीं खाना चाहिए। क्लियर? नाउ वी मूव ऑन टू द फंक्शन ऑफ टंग, या फिर पहले सलाइवरी ग्लैंड की बात करते हैं। तो सलाइवरी ग्लैंड कितने होते हैं हमारे पास? हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड के 3 पेयर्स होते हैं, 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। और सलाइवरी ग्लैंड जो होते हैं ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? दे प्रोड्यूस एन एंजाइम विच इज कॉल्ड एज salivary amylase. So हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं दे प्रोड्यूस एन एंजाइम कॉल्ड एज सलाइवरी अमाइलेज। और सलाइवरी अमाइलेज क्या करती है? जो हमारे फूड के अंदर स्टार्च होता है उसको ब्रेक डाउन करती है, किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर, या फिर सिंपल शुगर्स के अंदर। इसीलिए अगर कभी आप ब्रेड खाते हो, या रोटी, सिर्फ प्लेन रोटी खाते हो और उसे चबाते रहो चबाते रहो चबाते रहो चबाते रहो, तो थोड़ी देर के बाद वो आपको मीठी लगने लगती है। यू स्टार्ट फीलिंग अ स्वीट टेस्ट आफ्टर सम टाइम। तो ये जो स्वीट टेस्ट होता है, इट इज बिकॉज ऑफ डाइजेशन ऑफ स्टार्च ड्यू टू दी स्टार्च इनटू ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। प्लस जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं ये सलाइवरी अमाइलेज तो प्रोड्यूस करते ही करते हैं, साथ साथ ही बहुत सारे और म्यूकस भी प्रोड्यूस करते हैं, और बहुत सारे आयंस भी प्रोड्यूस करते हैं। तो जो हमारा सलाइवरी अमाइलेज है
ये एक पर्टिकुलर पीएच पे काम करता है। तो हमारे माउथ के अंदर पीएच कितना होता है, अबाउट 6.8 टू 7.4। तो इतना पीएच होता है जहाँ पे हमारी सलाइवरी अमाइलेज काम करती है। आई होप दिस इज क्लियर। यस सर। यस सर। तो ये सलाइवरी अमाइलेज हमारे फूड, टीथ ने फूड को छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर दिया। सलाइवरी अमाइलेज उन छोटे छोटे को उसको ब्रेक डाउन करते हैं ग्लूकोज के अंदर। तो टंग का क्या काम है? ऑफ कोर्स टंग का एक बहुत बड़ा काम है, हमें बोलने में हेल्प करती है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा काम डाइजेशन में भी आता है। टंग का काम मेनली क्या होता है? इट हेल्प्स इन मैस्टिकेशन। इट हेल्प्स इन मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन का मतलब क्या हुआ? ये मिक्सिंग में हेल्प करती है। मिक्सिंग किसका मिक्स करना है इसने? मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा, राइट। तो क्या होता है जब आप च्यू करते हो तो आपकी टंग क्या करती है? खाने को मिक्स कर देती है। जो आप खाना च्यू कर रहे हो उसको मिक्स कर देती है सलाइवा के साथ। और सलाइवा में क्या होता है? एंजाइम होती है सलाइवरी अमाइलेज। तो जब मिक्स हो जाता है तो सलाइवरी अमाइलेज उस पर एक्ट करती है और फटाफट स्टार्च को डाइजेस्ट करना शुरू कर देगी। आई होप यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया। यस सर। यस अच्छा, सर। इसमें ये जो काम हो रहा है, ये जो सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च को ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करता है, दिस इज कॉल्ड एज केमिकल डाइजेशन। This is called as chemical digestion. Why is it called as chemical digestion? Because यहाँ पर स्टार्च के मॉलिक्यूल्स के बीच के जो बॉन्ड होते हैं, जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, उनको ब्रेक डाउन किया जाता है और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो या फिजिकल डाइजेशन के अंदर क्या होता है? फिजिकली उसको छोटे छोटे पार्टिकल के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। केमिकल बॉन्ड नहीं टूट रहे, फिजिकली छोटे छोटे पार्टिकल के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन केमिकल डाइजेशन के अंदर क्या हो रहा है? केमिकल बॉन्ड तोड़े जा रहे हैं और उसको सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है। यहाँ दोनों में डिफरेंस समझ आया? यस सर। राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा एक और एक एक्स्ट्रा चीज बताता हूँ। जो सलाइवरी माइलेज होता है, इसका एक और नाम होता है। इसको क्या बोलते हैं? इसका एक और नाम होता है, इसको टाइलिन भी बोलते हैं। PTYLIN। पर टाइलिन नहीं बोलना है, इसको टाइलिन बोलना है। ठीक है यहाँ तक? सो दिस इज व्हाट इज अबाउट माउथ के अंदर जो हो रहा है। क्लियर बेटे? यस सर। सो माउथ के अंदर हमारे ये चल रहा है। ठीक है। सो नाउ आफ्टर माउथ, माउथ में जो भी हो गया, नाउ हमारा जो फूड है, इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू वेरी स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स, और स्टार्च इज आल्सो बीन डाइजेस्टेड इनटू वेरी स्मॉल सिंपल शुगर मॉलिक्यूल ग्लूकोज। अब माउथ के बाद जो हमारा फूड है, इट नीड्स टू एंटर इन, आगे जाना है उसको किसमें? इट नीड्स टू गो इनटू स्टमक। लेकिन स्टमक तक कैसे जाएगा? तो जो फूड है फ्रॉम माउथ गोज इनटू द स्टमक थ्रू अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज ईसोफेगस। सो माउथ से, फ्रॉम माउथ टू स्टमक, माउथ से स्टमक में कौन लेके जाएगा? अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोलते हैं? ईसोफेगस। अब ये ईसोफेगस जो है, इसके थ्रू फूड जो है माउथ से स्टमक में जा रहा है। सो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ईसोफेगस के अंदर कोई डाइजेशन नहीं हो रही है। देयर इज नो डाइजेशन विच इज अकरिंग इन ईसोफेगस। ईसोफेगस का काम केवल क्या है? फूड को माउथ से स्टमक तक पहुंचा देते हैं। ठीक है। दूसरा काम, जो फूड है वो ईसोफेगस के अंदर किस फॉर्म में जा रहा है? आपने खाने को चबाया, अच्छे से चबाया। नाउ दैट खाना जो है, दैट फूड विच यू आर चूइंग, now that is converted into very small ball like structures which are called as bolus. So हमारे ईसोफेगस के थ्रू क्या होगा? ये ईसोफेगस है हमारा, like these small ball like structures, ऐसे these, अब इनको ईसोफेगस के थ्रू आगे स्टमक की तरफ भेज दिया जाता है। तो ये स्टमक के पास किस तरह जाता है? ईसोफेगस में ये बोलस लाइक, बोलस जो होती हैं, बॉल्स होती हैं, कैसे आगे ट्रेवल करती हैं? दे ट्रेवल बाय अ rhythmic contraction. They travel by a rhythmic contraction of the esophagus, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस, यहाँ फिर बुक में आपने लिखा होगा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, ये हमारी पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल में होती है। और ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं हमारी एलिमेंट्री कैनाल की, जो कि हमारे फूड को आगे की तरफ पुश करती हैं। और ये किसकी वजह से होती हैं? क्या ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आपके कंट्रोल में होती है? नहीं, आपके कंट्रोल में नहीं होती है। ये
करेक्ट, यू कैन नॉट कंट्रोल कि आपकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कब हो कब ना हो, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अपने आप होती रहती है, सो ये आपके कंट्रोल में नहीं होती, सो दिस इज कॉज्ड बाय, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इज कॉज्ड बाय व्हिच मसल्स, दिस इज कॉज्ड बाय स्मूथ मसल्स। आपने ये 9th में पढ़ा है कि जो इनवॉलंटरी एक्टिव इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होती हैं, दे आर कॉज्ड बाय स्मूथ मसल्स। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। यस सर। तो ईसोफेगस के बाद जो है मेरा फूड किसके अंदर एंटर करेगा, ईसोफेगस के बाद मेरा फूड जो है वो स्टमक के अंदर एंटर करेगा। लेकिन जब स्टमक में एंटर करेगा, क्या ऐसे ही एंटर कर जाएगा? नहीं। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि स्टमक में किस तरह एंटर करेगा और स्टमक में क्या होगा। सो अगर मेरा ईसोफेगस यहाँ से ये ईसोफेगस आ रहा है, तो ईसोफेगस ओपन्स so into a J-shaped bag-like structure. So esophagus opens into the stomach, which is a J-shaped bag-like structure. ठीक, अब ये स्टमक जो होता है, इसमें एंट्री से पहले यहाँ पर एक सर्कुलर मसल्स का बैंड होता है। ये सर्कुलर मसल्स का जो बैंड होता है, इसको क्या बोला जाता है? दिस इज कॉल्ड एज स्फिंक्टर। जो सर्कुलर मसल्स का बैंड होता है, इट्स लाइक अ रबर बैंड। तो जो सर्कुलर मसल्स का बैंड होता है, उसको हम स्फिंक्टर कहते हैं। ये बहुत जगह होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, एक ही जगह नहीं होते, बहुत जगह होते हैं। सो दीज आर कॉल्ड एज स्फिंक्टर्स। अब ये जो स्फिंक्टर होता है, जो ईसोफेगस और स्टमक के जंक्शन पे है, यहाँ की बाउंड्री पे जो स्फिंक्टर होता है, उसको कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं उसे। क्यों कार्डियक स्फिंक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर हार्ट के आसपास होता है, यहाँ पर हार्ट होता है, इसलिए इसको कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं। ठीक, देन देयर इज वन मोर स्फिंक्टर जो कि स्टमक से एग्जिट को कंट्रोल करता है। यहाँ पर एक स्फिंक्टर हो मसल्स होंगी जो कि स्टमक से फूड के बाहर जाने को कंट्रोल करता है, और इसको क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड एज पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब ये पाइलोरिक स्फिंक्टर ये हो गया, कार्डियक ये हो गया। अब स्टमक के कुछ पार्ट समझते हैं। तो स्टमक का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है ना, ये जो छत दिख रही है स्टमक की, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज फंडस। ये वाला पार्ट जहां पर फूड ईसोफेगस से स्टमक के अंदर एंट्री ले रहा है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द कार्डियक पार्ट। ये वाला जो पार्ट है, दिस इज द बॉडी ऑफ द स्टमक। और लास्ट पार्ट ऑफ स्टमक जो होता है, दिस इज कॉल्ड एज द पाइलोरिक स्टमक। तो ये स्टमक के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, फंडस, कार्डियक स्टमक, पाइलोरिक स्टमक। तो ये अलग अलग रीजन हैं हमारे स्टमक के। तो जब हमारा फूड स्टमक के अंदर एंटर करता है, वो कार्डियक स्फिंक्टर के थ्रू एंटर करेगा और फिर यहाँ पर उसकी डाइजेशन होगी। ठीक, तो इसमें हमारे स्टमक के अंदर होता क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं कि जब फूड स्टमक में एंटर करेगा तो उसको क्या मिलेगा। तो जैसे फूड हमारा स्टमक के अंदर एंटर करेगा, तो उसको एक बहुत एक मिक्सचर ऑफ एंजाइम्स और मिक्सचर ऑफ बहुत मिलेगा, जिसको बोला जाता है, एक मिक्सचर मिलेगा जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। ये कोई जूस नहीं है, कोई फ्रूट जूस नहीं है, ये गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं इसे। व्हाई डू वी कॉल इट अ गैस्ट्रिक जूस? बिकॉज इट इज ए मिक्सचर ऑफ एंजाइम्स, एसिड, बफर, सॉल्ट्स और बहुत कुछ मिक्सचर है ये। So that is why it is called as gastric juice. So gastric juice में क्या क्या होता है? What is gastric juice composed of? Gastric juice के अंदर सबसे पहली चीज जो होती है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। दूसरी चीज जो होती है वो होती है म्यूकस। तीसरी चीज जो होती है वो होती है पेप्सिन। करेक्ट। तो पेप्सिन जो है ये एक एंजाइम है। HCl तो सबको पता ही है क्या है, एसिड है, ठीक है। और म्यूकस हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करती है। तो फंक्शन क्या होता है? तो हमारे स्टमक में कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो एसिड सेक्रीट करते हैं, ठीक है, HCl सेक्रीट करते हैं। और कुछ जो है, और बहुत कुछ सेल्स होते हैं जो म्यूकस सेक्रीट करते हैं, और कुछ है जो कि पेप्सिन एंजाइम सेक्रीट करते हैं। सो पहले हम समझते हैं कि इन सब का फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि HCl का क्या फंक्शन है। नो, HCl का क्या फंक्शन है? सबसे पहला फंक्शन HCl का क्या है कि HCl जो है, इसका पीएच कितना होता है स्टमक के अंदर? इसका पीएच इज फ्रॉम 1.5 to 2। ये ऑल आर फेमिलियर विद द कांसेप्ट ऑफ पीएच? यस और नो? यस सर।
सो पीए अगर Yes, नहीं है तो मेरे को बता देना, ठीक है। तो पीएच इसका बहुत एसिडिक होता है, 1.5 to 2। सो सबसे पहला काम जो ये करता है ना, वो ये करता है कि जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो हो सकता है उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया हो, उसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो। तो जब वो खाना जो है जिसके अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, वो जब हमारे स्टमक में जाता है तो वहां पर इतना एसिडिक पीएच होता है कि वो बेचारे मर जाते हैं। सो HCl का पहला काम क्या होता है, इट किल्स ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द फूड। तो जो भी आपने खाना खाया उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आपके स्टमक में जाके मर जाएंगे, क्योंकि वहां पे इतना हाई एसिडिक पीएच, इतना एसिडिक पीएच है कि वहां पे कोई सर्वाइव नहीं कर पाएगा। दूसरा काम क्या करता है HCl, कि HCl जो होता है वो एक्टिवेट करता है किसको, पेप्सिन को। जो पेप्सिन होती है इट इज सेक्रेटेड बाय इन द इनएक्टिव फॉर्म। जितनी भी हमारी बॉडी में प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम होती हैं वो हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में सेक्रेट की जाती हैं, तो उनको एक्टिवेट करना पड़ता है। तो स्टमक के अंदर जो HCl है वो पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। तो ये दो मेजर काम हो गए। तीसरा जो है हमारे पास एक है म्यूकस। तो म्यूकस का क्या काम है, म्यूकस जो होता है, अब एक बात देखो, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl है, 1.5 to 2 है, जो हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देगा, ठीक है। लेकिन लेकिन इससे हमारे स्टमक की वॉल को भी तो नुकसान पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, यस yes, और नो। तो कैसे प्रोटेक्ट करोगे अपनी स्टमक की वॉल, तो स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे सेल्स म्यूकस को सेक्रीट करते हैं। और ये म्यूकस क्या करती है, ये म्यूकस हमारे प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट्स दी स्टमक वॉल, protects the stomach wall from acid। एसिड की डैमेज से वो स्टमक वॉल को प्रोटेक्ट करती है। तो ये म्यूकस क्या करती है, म्यूकस पूरी स्टमक के आसपास ऐसी एक लेयर बना लेती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो एसिड होता है वो हमारी स्टमक की वॉल्स को नुकसान नहीं पहुंचा पाता। करेक्ट है यहाँ तक। yes, यस सर। तीसरा चीज जो है वो पेप्सिन की बात करते हैं। नाउ तीसरी जो है वो पेप्सिन, पेप्सिन एंजाइम होती है, पेप्सिन इज एन एंजाइम। नाउ व्हाट डज इट डू, पेप्सिन जो हमारे लार्ज, आपने जो खाना खाया है उसके अंदर जो प्रोटीन है, बड़े बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उनको ये क्या करती है, उनको ब्रेक डाउन कर देती है इनटू सिंपल अमाइनो एसिड्स, इनटू सिंपल अमाइनो एसिड, पेप्टोन्स में दो तीन डाइपेप्टाइड्स वगैरह के अंदर कन्वर्ट कर देती है। तो ये प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करती है पेप्सिन। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर, yes, यस ठीक है। तो yes, ये तो हमारे स्टमक के अंदर क्या हो रहा है, स्टमक के बारे में, इट इज अ जे शेप्ड ऑर्गन, और ये हमारे एब्डोमेन में होता है। इसकी वॉल्स जो होती हैं उसमें ग्लैंड्स होते हैं, बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस सेक्रीट करते हैं। और गैस्ट्रिक जूस किससे की कॉम्पोजिशन क्या होती है, HCl होता है, पेप्सिन होता है, म्यूकस होती है। करेक्ट। HCl का फंक्शन क्या बताया मैंने, HCl जो होता है वो एसिडिक होता है तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारता है। दूसरा वो पेप्सिन को एक्टिवेट भी करता है। पेप्सिन क्या करती है, वो प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करती है इनटू अमीनो एसिड्स। और म्यूकस क्या करता है, वो हमारी स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एसिड। तो हमारे स्टमक के दो स्फिंटर की बात भी करी हमने, कि एंट्री पे कौन सा स्फिंटर होता है, कार्डियक स्फिंटर होता है, और एग्जिट पे कौन सा होता है, पाइलोरिक स्फिंटर होता है। आई होप यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है सबको। यस सर। नाउ एक बात बताओ, कभी कभी तुमने सुना होगा कि समटाइम्स व्हाट हैपन इज एसिडिटी हो जाती है, करेक्ट। समटाइम्स तुमने एसिडिटी के बारे में सुना है, एसिडिटी हो जाती है तो फिर आप इनो पीते हो यस सर। या फिर डाइजीन लेते हो, यस। यस सर। तो व्हाट इज एसिडिटी, एसिडिटी क्या होती है। सो व्हेन वी व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट इज सर HCl एसिडिटी। बढ़ जाता है कुछ। HCl क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, अब हमारे स्टमक के अंदर यहाँ पर सारा HCl है, करेक्ट। सो समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज, ये कार्डियक स्फिंक्टर का मेन काम क्या होता है, इट प्रिवेंट्स जो स्टमक के कंटेंट है उनको वापस ईसोफेगस में जाने से प्रिवेंट कर देता है, क्योंकि कार्डियक स्फिंक्टर टाइटली बंद हो रखा है। जब भी आप कोई चीज फॉलो करते हो, कोई चीज अंदर जानी होती तभी ये खुलता है। तो ये ईसोफेगस से हमेशा स्टमक की तरफ एंट्री अलाउ करेगा, स्टमक से ईसोफेगस में जाने को अलाउ नहीं करेगा। ये वन वे है ना, एक ही वन वे एंट्री होती है इसकी, समझ आई बात। ये हमेशा वन वे अलाउ करेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कुछ गड़बड़ की वजह से मेरा जो एसिड होता है वो ऊपर की तरफ राइज कर जाता है और वो मेरी ईसोफेगस में आ जाता है थोड़ा थोड़ा। तो जब वो मेरी ईसोफेगस में आता है तो यहाँ पे ईसोफेगस में एसिड की म्यूकस तो इतनी है नहीं,
तो ईसोफेगस में जलन होने लगती है। और मैंने बोला था ना ये वाला रीजन कहाँ क्या होता है, ये रीजन वो होता है जहां पे आपका हार्ट होता है, यहाँ पे कहीं पे इसके पीछे। समझ आई बात? तो जब यहाँ पर एसिड आ जाता है तो आपको ईसोफेगस में जलन होने लगती है। सो दैट विच इज कॉल्ड एज, उसको हम क्या बोलते हैं, एसिडिटी। यस। यस तो सर। इसका इलाज क्या होता है, एसिडिटी का इलाज कैसे करते हो? तो बेसिकली एसिडिटी इज HCl। सो व्हाट डू यू डू इज, आप इनो पीते हो या फिर आप डाइजीन पीते हो। डाइजीन क्या है? इट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो जब HCl और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा तो क्या बनेगा, एक सॉल्ट बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। तो एसिड न्यूट्रलाइज हो गया ना। यस सर। इसीलिए डाइजीन पीते ही आपको बड़ा रिलैक्स फील होता है। 6 सेकंड में वो होता है ना, इनो काम करे 6 सेकंड में, 5 सेकंड में, ऐसे कुछ होता है ना। सो इट इज बिकॉज वो एसिड को इमीडिएटली न्यूट्रलाइज कर देता है। वो बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं इनो के अंदर, बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट वगैरह कुछ होता है। इसके अंदर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। सो व्हाट इज डाइजीन? बेसिकली डाइजीन इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये पढ़ा है केमिस्ट्री में किसी ने? ऐसा बेस होता है। पढ़ा होता है ना, मिल्क ऑफ, क्या बोलते हैं इसको, मिल्क ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशिया। ये तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ठीक है यहाँ तक? अच्छा, उसके यस। बाद ये जो हमारा स्टमक होता है ना, स्टमक के अंदर एक चीज और होती है। हमारी स्टमक की वॉल ना हमेशा ऐसी होती है, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे फोल्ड्स होते हैं हमारी स्टमक की वॉल के अंदर। और ये फोल्ड्स को क्या बोलते हैं? इन फोल्ड्स को हम बोलते हैं रगे। ये क्या करते हैं, ये हमारे स्टमक को एक्सटेंड होने में हेल्प करते हैं। और स्टमक को, जैसे कई बार आप ज्यादा खाना खा लेते हो, स्टमक पेट भर जाता है ना, स्टमक फूल जाता है, स्टमक एक्सटेंड हो जाता है, तो ये स्टमक को एक्सटेंड होने में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, आई होप स्टमक का ऐसा फंक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया। स्टमक में यस क्या सर। हो रहा है आपको बिल्कुल क्लियर हो गया? स्टमक में यस सर। डाइजेशन होता है। सॉरी, स्टमक के अंदर प्रोटीन डाइजेशन होता है। यस। सो मेजर डाइजेशन विच हैपेंस इन द स्टमक इज ओनली प्रोटीन। बहुत कम डाइजेशन होता है बाकी किसी न्यूट्रिएंट का। मेजर डाइजेशन का काम जो हो रहा है स्टमक के अंदर, इट इज बेसिकली प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है। और पेप्सिन किस पीएच पे हो रहा है ये? तो यहाँ पे माइंडेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूँ, पीएच एट 1.5 to 2 पीएच के आसपास होता है। ठीक है। सो यहाँ पे क्या कंडीशंस हैं, हमेशा एसिडिक कंडीशंस है ना। यस राइट। सो नाउ फ्रॉम द स्टमक फूड कहाँ पे जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। राइट। फ्रॉम स्टमक द फूड हैज टू गो टू स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन की जब हम बात करते हैं, तो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे जाएगा फूड? थ्रू दी पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये पाइलोरिक स्फिंक्टर खुलेगा तो फूड जो है हमारा, अब वो फूड नहीं रह गया, अब वो जिस तरह तुमने खाया था वैसा नहीं रह गया। अब वो बड़ा एक मशी सा सब्सटेंस बन गया जिसको हम काइम कहते हैं। ठीक है, वो मशी मशी सब्सटेंस बन गया जिसको हम काइम कह देते हैं। और एसिडिक नेचर, अभी स्टमक में एसिड मिला उससे तो वो एसिडिक है। अब वो पाइलोरिक स्फिंक्टर खुलेगा और वो आगे चला जाएगा, किसके अंदर जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा। बट स्मॉल इंटेस्टाइन की जब हम बात करते हैं, सो स्मॉल इंटेस्टाइन हैज 3 पार्ट्स। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट जो होता है वो है ड्योडेनम। दूसरा पार्ट है जेजुनम। तीसरा पार्ट है इलियम। सो ड्योडेनम, जेजुनम एंड इलियम, तो इसके 3 पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें, सो इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट। ये सबसे लंबा पार्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है सबसे लंबी होती है। इट इज अप्रोक्सीमेटली स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, इट कैन इजीली, इसकी जो लेंथ है इट कैन गो अप टू 6.5 मीटर के आसपास इसकी लेंथ है जो जाती है। इट इज द लॉन्गेस्ट, अप्रोक्सीमेटली 6.5 मीटर। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में ये है कि यहाँ पर डाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो डाइजेशन इज कंप्लीटेड हियर। मतलब जितना भी आपने डाइजेस्ट करना है, जो भी सब कुछ होना है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अच्छे से हो जाता है। सो कंप्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद जो भी बचेगा वो सारा वेस्ट प्रोडक्ट ही होगा। ठीक है, वो सारा वेस्ट प्रोडक्ट, लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होती है, सारा का सारा वेस्ट प्रोडक्ट ही होता है जो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा।
ठीक है, तो डाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट होती है किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। दूसरा, अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन जो कंप्लीट होती है वो कैसे होती है, इसमें तीन चीजें काम करती हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर तीन मेजर चीजें जो हैं वो काम करती हैं। पहला है लिवर। लिवर अपनी सेक्रीशंस जो है वो किसके अंदर डालता है, डिओडेनम के अंदर। सबसे पहला पार्ट है डिओडेनम। तो अगर हम यहाँ पे डायग्राम बनाएं, इमेजिन करो ये हमारा स्टमक आ गया, और डिओडेनम जो होता है वो यू शेप होता है ऐसे, ठीक है। ये डिओडेनम का पार्ट इतना होता है। और हमारा जो लिवर है, दिस इज दी लिवर। लिवर क्या बनाता है, बाइल। और वो बाइल को किसके अंदर स्टोर करता है, गॉल ब्लैडर के अंदर। और गॉल ब्लैडर से सिक्रीशन कहाँ आएगी, ट्यूब निकल रही है। फिर यहाँ पर क्या होता है, पेनक्रियास। पेनक्रियास से एक डक्ट निकलती है पेनक्रियास की, ये पीछे से यहाँ पर आती है। और बाइल वाली डक्ट और पेनक्रियास वाली डक्ट दोनों मिल जाती हैं। ये दोनों मिलके एक कॉमन डक्ट की तरह अंदर हमारे डिओडेनम में खुलती है। तो ये जो कॉमन डक्ट हमारे डिओडेनम में खुली है, इस डक्ट का नाम क्या होता है, इसको नाम दिया जाता है, दिस डक्ट इज कॉल्ड एज हेपेटिक डक्ट, जो जो हमारे बाइल से आ रही है। ये वाली जो ग्रीन वाली है इसको क्या बोलते हैं, जो पेनक्रिया से आ रही है, पेनक्रियाटिक डक्ट। और जब ये दोनों मिल जाती हैं, जिसको हम अलग कलर में बनाते हैं, चलो ब्लैक कलर में बनाते हैं, जब दोनों मिल जाती हैं, जो ब्लैक कलर वाली डक्ट है उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसको, एनी आइडिया? वी कॉल इट हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। तो दोनों को मिल ला के बनी है ना, तो ये हेपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट बन गई है, ठीक है। सो पेनक्रियास और लिवर और कुछ इंटेस्टाइन की सिक्रीशंस इसके अंदर डिओडेनम के अंदर आती हैं, और ये जो फूड हमारा स्टमक से आया है उसको ये डाइजेस्ट करती है। यहाँ तक क्लियर है? आई होप यहाँ तक सबको समझ आ रहा है, एब्सोल्युटली क्लियर। तो हाउ डज डाइजेशन हैपन इन द इंटेस्टाइन, इसके बारे में देखते हैं। तो मैंने पहले बोला कि डाइजेशन जो इंटेस्टाइन में हो रही है वो मेजरली तीन सिक्रीशंस की वजह से हो रही है। सिक्रीशन ऑफ द लिवर, सेकंड secretion of the pancreas, and third secretion of the intestines, ठीक। now what does liver secrete, liver क्या प्रोड्यूस करता है, liver प्रोड्यूस करता है बाइल। बाइल क्या करता है पहले ये समझते हैं, इसके बारे में एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लिवर के बारे में। so what does liver produce, लिवर जो होता है ये प्रोड्यूस करता है बाइल, जिसको हम कहते हैं बाइल जूस। और जो बाइल होता है इसको क्या किया जाता है, इसको स्टोर किया जाता है किसके अंदर, गॉल ब्लैडर के अंदर। तो जब गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल को स्टोर करके रखते हैं तो बाइल वहां पे कंसंट्रेट हो जाता है। फिर इसको गॉल ब्लैडर से बाइल को किसके अंदर डाल दिया जाता है, वो हेपेटिक डक्ट के थ्रू होते हुए इसको हम डिओडेनम में डाल देते हैं। यहाँ तक समझ आया? Yes, sir. यस सर। सो नाउ बाइल का फंक्शन क्या होता है, पहले ये समझते हैं कि लिवर जो बाइल है उसका फंक्शन क्या है। सो बाइल के जो मेजर फंक्शन है, सबसे पहला फंक्शन तो ये है कि बाइल क्या करता है, बाइल जो होता है इट डज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स करता है। अभी इमल्सिफिकेशन क्या होता है, एनी आइडिया? So ये फैट्स के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे पार्टिकल्स करेक्ट। सो ये इमल्सिफिकेशन होता है कि फैट को सॉल्युबलाइज करता है। आपने देखा होगा कभी भी ऑयल जो है, जो फैट है, वो कभी भी सॉल्युबलाइज नहीं होता, वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होता वाटर में, ठीक है। लेकिन अगर आप पानी के अंदर आप ऑयल डालते हो तो वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है, कभी भी उसके साथ होमोजीनस नहीं होता है, वो एक अलग लेयर बना लेगा, राइट। लेकिन अगर आप उसमें सोप डाल देते हो या फिर थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल देते हो, थोड़ा हैंड वॉश वाला सोप डालते हो, उससे क्या होता है, अगर आप उसे हिलाओगे तो टोटल सोल्यूशन व्हाइटिश कलर का हो जाता है, वो होमोजेनाइज हो जाता है। मतलब उसने क्या किया, उसने बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स कन्वर्ट कर दिए सोप ऑयल के, जो कि वाटर के अंदर होमोजेनाइज हो गए। सो बाइल भी यही करता है, वो क्या करता है, बड़े बड़े फैट ड्रॉपलेट्स को, तो फैट के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स, उनको कन्वर्ट करता है वेरी स्मॉल माइक्रो ड्रॉप्स के अंदर,
ठीक है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स या ड्रॉप्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है ताकि उस पर एंजाइम अच्छे से काम कर पाए। दूसरा, जो बाइल के अंदर क्या होता है, बाइल का जो पीएच होता है, बाइल का पीएच क्या होता है, वो एल्कलाइन होता है। बाइल का पीएच जो होता है वो एल्कलाइन का मतलब पता है क्या होता है, एल्कलाइन का मतलब पीएच उसका 8 से ज्यादा होगा, 8.8 8.4 होता है। क्यों होना चाहिए, क्योंकि अभी देखो डिओडोनम के अंदर वो जो फूड है वो कहाँ से आया है, स्टमक से आया है, और स्टमक का कंडीशन क्या था, एसिडिक था, एसिडिक। तो वो एसिड को न्यूट्रलाइज तो करना पड़ेगा ना। सो यस। एल्कलाइन बाइल जो होता है ये क्या करता है, इट न्यूट्रलाइजेस द एसिड, न्यूट्रलाइजेस द एसिड फ्रॉम स्टमक। क्योंकि अगर एसिड जो स्टमक से एसिड आ रहा है अगर वो न्यूट्रलाइज नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, मेरी जो इंटेस्टाइन के एंजाइम्स है वो तो काम ही नहीं कर पाएंगे। यस, यस सर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम हो गया दोनों का। तो लिवर ने ये काम कर दिया। दूसरा, अब लिवर के बाद दूसरा क्या आता है, पैनक्रियाज थे। नाउ व्हाट डू पैनक्रियाज डू, पैनक्रिया प्रोड्यूस एंजाइम्स। कौन सी एंजाइम, ये प्रोड्यूस करती है ट्रिप्सिन, दे प्रोड्यूस लाइपेज, they also produce amylase। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, ट्रिप्सिन जो है ये क्या करेगा, ट्रिप्सिन जो होता है ये प्रोटीन्स पे काम करता है, और प्रोटीन्स को ब्रेक करता है किसके अंदर, माइनस। अमाइनो एसिड्स के अंदर। लाइपेजेस जो होता है ये किस पे काम करता है, ये फैट्स। इमल्सिफाइड फैट्स के ऊपर, और उनको किसके अंदर कन्वर्ट करता है, फैटी एसिड्स के अंदर। अमाइलेज जो है किसके ऊपर काम करता है, कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे बड़ी बड़ी शुगर हो गई ना, जैसे स्टार्च हो गया, फिर कार्बोहाइड्रेट्स और बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट्स जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उस पे एक्ट करता है, उसको किस में कन्वर्ट करता है, सिंपल शुगर्स। क्लियर है ये, पर हम कार्बोहाइड्रेट की जगह स्टार्च लिख सकते हैं। फूड, when all this food is digested, all this food is broken down into simple molecules, where trypsin is broken down into amino acids, जो emulsified fats are broken down into fatty acid, carbohydrate is broken down into simple sugars. So when they are broken down into these simple molecules, तो क्या होगा, यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद क्या बचेगा, इसके बाद जो बाकी जो बचा है दैट इज माय वेस्ट प्रोडक्ट, वो मेरा वेस्ट प्रोडक्ट है। अब वो कहाँ जाएगा, अब वो जाएगा मेरा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, अब ये सारा जो वेस्ट प्रोडक्ट था, नाउ इट गोज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। सो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कोई डाइजेशन नहीं होता है, इसके अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट्स को आगे भेजना है, लेकिन इसके अंदर एक बहुत ही ज्यादा जरूरी काम होता है, इसके अंदर वाटर का अब्जॉर्प्शन होता है। इसके अंदर बहुत सारा वाटर अब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसके साथ तो पानी भी होगा ना बहुत सारा, अभी आपके एंजाइम्स ने एक्ट किया है तो वो सारा लिक्विड होगा ना, स्लशी स्लशी सा होता है, लिक्विड सा होता है वो। तो वो लिक्विड में अगर आपने बाहर फेंक दिया तो उसमें बाहर फेंक देते हो, अगर आपका पानी भी बहुत सारा वेस्ट हो जाए तो क्या होगा, इसमें आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगी। करेक्ट, तो कभी कभी किसी को जैसे लूज मोशन हो जाते हैं, तो लूज मोशन में बहुत ज्यादा वाटरी स्टूल्स आते हैं, तो डॉक्टर आपको कहता है ना कि डिहाइड्रेशन हो जाएगी, आप ग्लूकोज भी पीते रहो या वो भी लेते रहो। यस, राइट। यस सर। सो अगर वाटर अब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगी। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, वाटर का अब्जॉर्प्शन हो जाता है, वाटर को अब्जॉर्ब कर लिया जाता है पूरा अच्छे से वापस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। और फिर उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बचते हैं, वाटर अब्जॉर्प्शन के बाद जो वेस्ट बचता है उसको क्या किया जाता है, उसको रेक्टम के अंदर स्टोर किया जाता है, और फिर बाद में एनस के थ्रू बाहर फेंक दिया जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, इजेशन। क्लियर है ये बेटा। यस सर। सो दिस इज जहां पर हम आए थे, वी हैव इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के दो पार्ट हो गए, एक स्मॉल एंड लार्ज। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की हमने बात कर ली है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर दो मेजर ग्लैंड्स की सिक्रीशन आती है, एक आता है लिवर, दूसरा आता है पेनक्रियास।
तो लिवर एंड पैनक्रियास दोनों की सिक्रीशन इसके अंदर आती है। तो लिवर क्या प्रोड्यूस करते हैं? बाइल, जो कि किसके अंदर स्टोर किया जाता है? गॉल ब्लैडर के अंदर। तो गॉल ब्लैडर के अंदर उसको स्टोर किया जाता है और उसको तो बाइल क्या करता है? बाइल इज सिक्रेटेड इनटू द गॉल ब्लैडर, जो कि उसको कंसंट्रेट करता है, ठीक है। और बाइल का क्या होता है? बाइल इज एन एल्कलाइन सोल्यूशन होता है, जो कि क्या करता है? फैट्स को इमल्सिफाई करता है और एसिड जो हमारा स्टमक से आ रहा था उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। और पैनक्रियास क्या कर रहे थे? पैनक्रियास सेक्रीट करते हैं पैनक्रियाटिक जूस, जिसमें 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। पहला पैनक्रियाटिक अमाइलेज, दूसरा क्या था? ट्रिप्सिन, तीसरा क्या था? लाइपेज। और ये तीनों चीजें किस पे काम करती हैं? पैनक्रियाटिक अमाइलेज किसे डाइजेस्ट करेगा? कार्बोहाइड्रेट्स को, किसको या फिर स्टार्च को, और किस पे कन्वर्ट कर देगा? सिंपल शुगर्स में। ट्रिप्सिन किस पे एक्ट करता है? प्रोटीन्स पे, किसमें कन्वर्ट कर देगा? अमाइनो एसिड्स में। लाइपेज किस पे एक्ट करता है? इमल्सिफाइड फैट्स पे, और किसमें कन्वर्ट कर देगा? फैटी एसिड में, ठीक है। और इसके साथ साथ इंटेस्टाइन की वॉल भी कुछ एंजाइम सेक्रीट करती है, जो कि अगेन इन्हीं तीनों पे काम करते हैं, फैट्स पे, कार्बोहाइड्रेट्स पे और प्रोटीन्स के ऊपर। एंड दे हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। फिर उसके बाद डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा इसके अंदर। फिर डाइजेस्टेड फूड को हम कहाँ भेजा जाता है? अब डाइजेस्टेड फूड क्या किया आपने? आगे भेज दिया, लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर अब्जॉर्प्शन हो गया और वो आपने इजेक्शन भी कर दिया। लेकिन अब जो फूड डाइजेस्ट हुआ है उसको अब्जॉर्ब भी तो करना पड़ेगा ना। डाइजेशन के बाद अब्जॉर्प्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। सो अगर आपको अब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो फिर वो फायदा नहीं, इतना बड़ा काम करने का। सो अब्जॉर्प्शन कैसे होता है? सो व्हाट इज द साइट ऑफ अब्जॉर्प्शन? तो जो हमारी इंटेस्टाइन की वॉल होती है, इंटेस्टाइन की वॉल से जो फूड है वो हमारा ब्लड में चला जाता है, जहां पर वो अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। लेकिन अब इंटेस्टाइन, लेट अस अज्यूम एक काम करते हैं। इमेजिन करो ये मेरी इंटेस्टाइन की वॉल है, दिस इज माई इंटेस्टाइन वॉल, ठीक है। और इसके पीछे ये ब्लड वेसल्स जा रही हैं, और यहाँ पर ये फूड मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाले। जब ये अब्जॉर्ब हो रहे होंगे, अगर ये अब्जॉर्ब होंगे तो तुम्हारे पास कितनी सरफेस एरिया है अब्जॉर्ब करने के लिए? इतना ही एरिया है ना जितना इंटेस्टाइन है। यस, जितनी लंबी इंटेस्टाइन होगी उतना ही एरिया होगा ना तुम्हारे पास अब्जॉर्ब करने के लिए। यस और नो? करेक्ट बेटे? यस सर। लेकिन अब तुम क्या चाहते हो? तुम्हें अब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा करनी है या मिनिमम से मिनिमम करनी है? तुम्हें ज्यादा से ज्यादा करनी है। इतनी मेहनत करके तुमने फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया है। योर मेन एजेंडा इज यू वांट टू हैव मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन। सो मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन के लिए क्या करते हैं? मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन के लिए क्या होता है? जो मेरी इंटेस्टाइन होती है ना, इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है उसमें ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आ जाते हैं। ऐसे मेरी इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, और इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं विलाय। और इन विलाय के अंदर क्या होता है? इन विलाय के अंदर मेरी ब्लड वेसल्स ऐसे पास कर रही होती हैं। तो अब इससे क्या होगा? इन विलाय से फायदा क्या होगा? इन विलाय से फायदा ये होता है कि इसमें मेरा जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है ना। अब यहाँ पर तो सिर्फ इतना ही सरफेस एरिया था जितना कांटेक्ट में आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पर देखो ये सारा एरिया, इतना सारा सरफेस एरिया इतना बढ़ गया ना मेरा। यस और नो? यस सर। सो जो मेरे विलाय होते हैं, दी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, सो द साइट ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ, अगर मैं साइट ऑफ अब्जॉर्प्शन की बात करूं, साइट ऑफ अब्जॉर्प्शन की अगर मैं बात करें तो वो क्या है मेरा? स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अब्जॉर्प्शन इतनी ज्यादा क्यों होती है? बिकॉज ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विच आर कॉल्ड एज विलाय। तो विलाय क्या करते हैं? जितना भी हमने फूड डाइजेस्ट किया है वो फूड को ये अब्जॉर्ब करके ब्लड में ले जाते हैं, यहाँ से ब्लड में चला जाता है फूड सारा। और किस मैकेनिज्म से अब्जॉर्ब होगा? किस मैकेनिज्म से अब्जॉर्ब होगा जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है? एक्टिव या पैसिव? एक्टिव। राइट, चाहे कुछ भी मेहनत करनी पड़े आपको अब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो दोनों मेथड से होता है। कुछ पार्टिकल जो होते हैं वो एक्टिवली अब्जॉर्ब होते हैं, कुछ जो होंगे वो पैसिवली भी होते हैं, और कुछ किसी, दोनों मतलब एक्टिव और पैसिव दोनों मेथड से अब्जॉर्प्शन जो है वो होती है। बट मोस्ट लाइकली, मोस्ट ज्यादातर किस वजह से होती है? एक्टिव होती है। बट कुछ मॉलिक्यूल पैसिवली भी हो जाते हैं, जैसे ऑस्मोसिस है। तो कई बार वाटर की अब्जॉर्प्शन जो होनी है वो ऑस्मोसिस से हो जाती है थोड़ी बहुत, ठीक है, तो वो होगा। लेकिन मेजर जो अब्जॉर्प्शन हो रही है दैट इज बाय एक्टिव मेथड। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? अब्जॉर्प्शन समझ आया? यस सर।
तो साइट ऑफ अब्जॉर्प्शन इज स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ पे मिलियन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, मिलियंस ऑफ बहुत सारी प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको हम विलाय बोलते हैं। और ये विलाय का फंक्शन क्या होता है कि ये मेनली सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं अब्जॉर्प्शन का। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा जल्दी अब्जॉर्प्शन होगी। करेक्ट। तो इसका मेन फंक्शन होता है विलाय का, दे इंक्रीज दी अब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया। ठीक। अब जब ब्लड में चला गया फूड, नाउ दैट फूड हैज टू गो, ब्लड में जाने के बाद उसका मेन फंडा कहाँ है, दैट फूड हैज टू गो इनटू दी सेल्स, जिसको क्या बोलते हैं, असिमिलेशन बोलते हैं। अब ये फूड क्या करेगा, अब्जॉर्ब फूड जो होता है वो बॉडी सेल्स के अंदर जाएगा, और बॉडी सेल्स उस फूड को फिर ऑक्सीडाइज करके रेस्पिरेशन में उसे यूज करेंगे, और वो जो एनर्जी रिलीज होगी उसको किस में यूज करेंगे, या तो उसको ग्रोथ में यूज करेंगे या अपने आप को रिपेयर करने में यूज करेंगे, और उनके मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो सेल के होते हैं वो उसमें उसको यूज किया जाएगा। तो वो एनर्जी रिलीज होगी, वो किसी तरह भी यूज करे सेल, जो भी सेल की रिक्वायरमेंट है उसमें वो एनर्जी की यूटिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। यस यस सर। सर। तो लेकिन कुछ ऐसा फूड मॉलिक्यूल भी बचे होंगे जो आपके सेल में चले गए लेकिन सेल ने उनको यूज नहीं किया, तो बाकी जो एक्स्ट्रा बचेगा वो कहाँ फेंक दिया जाएगा बाहर। जो एक्स्ट्रा डाइजेस्टेड फूड है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो एक्स्ट्रा आपने डाइजेस्ट किए हैं न्यूट्रिएंट्स जो यूज नहीं होते, क्या उन्हें बाहर फेंक देंगे बॉडी के? नो सर, नहीं, क्योंकि इतनी मेहनत से डाइजेस्ट किया है, इतनी मेहनत से आपने किया है, यू हैव टू स्टोर देम। सो हाउ विल दे बी स्टोर्ड? उनको हम स्टोर करते हैं लिवर के अंदर। ह्यूमंस के अंदर वो लिवर के अंदर स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। सो स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है ये। तो ये स्टोरेज के फॉर्म किस फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। इसी तरह अगर मैं बोलूं प्लांट्स में स्टोरेज किस फॉर्म में होता है, प्लांट्स में जो स्टार्च। स्टोरेज होता है वो स्टार्च की फॉर्म में होता है। वेरी राइट। और एनिमल्स में और फंगस में स्टोरेज होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ठीक है, क्लियर है बेटे? यस यस सर। सर। Okay, तो हमने असिमिलेशन भी कर लिया, अब्जॉर्प्शन भी कर लिया। अभी हमारा वो वेस्ट प्रोडक्ट बचा हुआ है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। सो जो अनडाइजेस्टेड फूड था उसको स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में भेजा जाता है, जहां पर लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल सारा वाटर वहां से अब्जॉर्ब कर लेती है, सारा का सारा वाटर वहां से अब्जॉर्ब कर लेंगी, और जो बाकी फीसेस बचेंगे उनको स्टोर करके रखा जाएगा रेक्टम के अंदर, और वो रेक्टम के अंदर स्टोर रहते हैं, और फिर इवेंचुअली एनस के थ्रू उनको इजेशन कर दिया जाता है, उनको बाहर थ्रो कर दिया जाता है, जिसको हम डेफिकेशन या फिर इजेशन भी बोलते हैं। करेक्ट। और ये एनस के जो इजेशन होती है वो कैसे कंट्रोल होती है? वो भी एनल स्फिंक्टर से कंट्रोल होती है। याद है हमने स्टमक में भी स्फिंक्टर पढ़े थे, अ बैंड ऑफ सर्कुलर मसल्स होती हैं। यस। तो एनस में भी सर्कुलर मसल्स होती हैं, लेकिन एनस में ना दो टाइप के स्फिंक्टर होते हैं। एक स्फिंक्टर होता है जो इनवॉलंटरी मसल से होता है, लेकिन एक स्फिंक्टर होता है जो वॉलंटरी मसल्स का बना होता है, जो आपके कंट्रोल में होता है। करेक्ट। सो यू कैन कंट्रोल, तो इसलिए आप नर्वस सिस्टम से आप कंट्रोल कर सकते हो इजेक्शन को। लेकिन एक स्फिंक्टर होता है जो स्मूथ मसल से बना है। तो दोनों स्फिंक्टर होते हैं, एक स्मूथ मसल वाला होता है और उसके बाद एक स्ट्राइटेड मसल वाला होता है जो आपके कंट्रोल में होता है। करेक्ट। सो यहाँ पर एनल स्फिंक्टर क्या करता है? इट बेसिकली कंट्रोल्स द इजेक्शन प्रोसेस। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। यस सर। यस सर। राइट। सो दिस इज व्हाट इज टोटल इजेक्शन का प्रोसेस है। इजेक्शन का मैकेनिज्म हो गया, डाइजेशन भी हो गया ना। अब एक हल्का सा टॉपिक है विच वी विल टॉक अबाउट, जो हमने बिल्कुल शुरुआत में बात करी थी, हमारे टीथ के बारे में बात करी थी। सो टीथ की अगर हम थोड़ी सी बात करते हैं कि टीथ की ऑर्गेनाइजेशन क्या है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, तो ये हमारी टीथ की ऑर्गेनाइजेशन है। सो अगर हम टीथ देखें अपने, तो हमारे टीथ के ऊपर जो व्हाइटिश और हल्का सा क्रीमिश सब्सटेंस होता है उसको कहते हैं इनेमल। तो ये इनेमल जो होता है, दिस इज वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस एवर नोन, और ये हमारे दांतों को एक हार्ड प्रोटेक्टिव कवर देता है। उसके नीचे एक सॉफ्ट सब्सटेंस होता है जिसको डेंटाइन कहते हैं, और डेंटाइन के अंदर एक सबसे सॉफ्ट एरिया होता है जिसको हम पल्प कैविटी कहते हैं। और हमारी जो पल्प कैविटी होती है दांतों की, इसी के अंदर सारी ब्लड वेसल्स और नर्व्स वगैरह होती है। तो अगर आपको मैं एनामल पे मारूंगा यहाँ पर तो आपको कुछ फील नहीं होगा, लेकिन अगर यहाँ पर पल्प कैविटी तक अगर मान लो ठंडा पानी भी चला गया तो आपको बहुत दर्द होगा। सो ये एरिया बहुत सेंसिटिव होता है पल्प कैविटी वाला। नॉर्मली जो भी सेंसेशंस हमारे माउथ में होती है ना, वो हमेशा एनामल तक रह जाती, नीचे तक जा ही नहीं पाती कभी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे दांतों में ना कैविटीज हो जाती हैं, डेंटल कैरीज हो जाती हैं, और वो कैविटीज की वजह से यहाँ पर होल हो जाता है दांतों में, जो कि सीधा सॉरी, जो कि सीधा मेरे पल्प कैविटी तक चला जाता है। और यहाँ पर सारी नर्व एंडिंग है, तो जब कभी भी आप ठंडा पानी पीते हो या फिर कुछ होता है, तो वो यहाँ तक जब सेंसेशन जाती है तो आपको बहुत ज्यादा पेन फील होता है। यस, समझ आई बात यहाँ तक? यस सर।
तो ये होता क्यों है, ये कैविटीज बनती क्यों है, ये डेंटल कैरीज होती क्यों है, उसके बारे में एक बार बात करते हैं कि होता क्या है। तो डेंटल कैरीज क्या होती हैं, बेसिकली जब आप कभी कोई मीठा खाते हो, कुछ बहुत ज्यादा स्टिकी सब्सटेंस खाते हो, बहुत ज्यादा मीठा खाते हो, तो अब क्या होता है वो हमारे दांतों में चिपका रह जाता है, दैट इज स्टक इन आवर टीथ। और अगर हम प्रॉपर ब्रशिंग नहीं कर रहे हैं, प्रॉपरली फ्लशिंग माउथ गार्गल नहीं करते हैं या प्रॉपर ब्रशिंग नहीं करते हैं, तो क्या होगा, तो वो जो हमारे वहाँ पे जो स्टिकी सब्सटेंस लगा हुआ है, वहां पर बैक्टीरिया ग्रो करेगा। जब बैक्टीरिया ग्रो करेगा, तो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया क्या करेगा, वहां पर वो एसिड्स प्रोड्यूस करेगा। और जो एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं, व्हाट डू दे डू इज वो इनामल को डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं। और इनामल जब डिग्रेड होगा तो क्या होगा, वो धीरे धीरे नीचे जाता रहेगा। सो यहाँ पर देखो जैसे ये है, तो यहाँ पर बैक्टीरिया ग्रो करने लगे, तो ये इन्होंने एसिड प्रोड्यूस किया, तो धीरे धीरे ये डिग्रेड होने लगा इनामल, और करते करते ही यहाँ पर बैक्टीरिया नीचे जाता रहेगा और ये होल लंबा होता रहेगा। जैसे जैसे होल लंबा होता रहेगा वैसे वैसे ये डिग्रेड होता रहेगा, करते 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 पूरा होल नीचे तक आ जाता है। फिर इसकी क्या करवाते हो, फिर इसकी फिलिंग करवानी पड़ती है, डॉक्टर इसमें सीमेंट भरता है, जो बायो एक पॉलीमर होता है वो भरता है, ताकि फिर इसमें आपको सेंसेशन ना हो, पेन ना हो। करेक्ट। सो डेंटल कैरीज जो होते हैं, दे आर बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ वेरी स्मॉल कैविटीज इन टीथ ड्यू टू द एक्शन ऑफ एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया। तो माउथ में जब आप शुगर रह जाती है या कोई स्टिकी सब्सटेंस रह जाता है, प्रॉपर ब्रशिंग नहीं होती, तो बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करेंगे उनके ऊपर, वो हमारे जो इनामल का जो कैल्शियम होता है वो एसिड उसको डिसॉल्व कर देता है, जिसकी वजह से कैविटी बन जाती है। और वो कैविटी जो होती है वो धीरे धीरे गहरी होती रहेगी, और उसमें से फिर क्या होगा, हमारी पल्प कैविटी में वो पल्प कैविटी जो है वो एक्सपोज हो जाती है, जिसकी वजह से फिर पेन होता है, क्योंकि उसमें नर्व वेसल्स वगैरह सारी हैं। तो जब नर्व एंडिंग्स वगैरह सारी होंगी वो स्टिमुलेट हो जाएंगी, तो नर्व एंडिंग्स पे कुछ भी होगा तो आपको दर्द होगा ही होगा। करेक्ट। तो दैट इज वाई फिर टूथ शुरू हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज डेंटल केरीज। तो इसका इलाज क्या है, इलाज है प्रॉपर ब्रश करते रहो। तो टोटल आप प्रॉपरली ब्रश करते रहो तो आपको डेंटल कैरीज नहीं होंगी। क्लियर है? यस। राइट। सो आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर यहाँ तक। यस सर।